तो आज ब्लड प्रेशर कर रहे हैं। तो 35 पेज नंबर, ठीक है ना? ओके। पेज अलग अलग हो अच्छा, सकता पेज नंबर अलग है। अलग हो सकते हैं आपके, मेरे बुक के। हाँ, हमारा 40 है। अच्छा, 40 है। पेज नंबर 40। तो ब्लड प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर क्या है, मैंने पहले ही बताया था। हार्ट को एक मोटर समझो, एक पंप समझो, और आर्टरीज क्या है, पूरे घर में पाइपलाइन बिछी है, ठीक है। और ऑर्गन्स क्या है, हर एक घर में जहां जहां टैप्स हैं वो ऑर्गन्स हैं, ठीक है। तो मोटर ने पानी, मोटर चलाई, पानी का प्रेशर आया, और पूरे पाइप्स में पानी गया, और हर एक नल में जब पानी आया, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर भी क्या है, वही प्रेशर है जिससे हार्ट ने पंप किया ब्लड, और पूरे पाइपलाइंस में ब्लड गया, और हर एक नल तक, हर एक ऑर्गन तक पहुंचेगा, ठीक है। तो जिस प्रेशर से किया, तो वो प्रेशर जो है, वो पाइप्स की, जो हमारी आर्टरीज हैं, उनकी वॉल्स पर वो उतना उतना प्रेशर पड़ता है, ठीक है। ओके। तो ब्लड प्रेशर को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रेशर जिससे ब्लड, हार्ट हार्ट जिस प्रेशर से ब्लड को पंप करता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। या जो प्रेशर ब्लड आर्टरीज की वॉल्स पे डालता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हार्ट एकदम से ब्लड को पंप करता है, ठीक है। तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड प्रेशर मैक्सिमम होता है। तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स। तो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एकदम से ब्लड बहाव प्रेशर से जाता है, तो उस समय मैक्सिमम होता है ब्लड प्रेशर। और जब हार्ट रिलैक्स करता है तो फिर नॉर्मल प्रेशर रहता है, तो वो सबसे कम प्रेशर होता है। तो सबसे ज्यादा वाले को बोलते हैं सिस्टोल, और सबसे कम वाले को बोलते हैं डायस्टोल, ठीक है। सिस्टोल इज द मैक्सिमम प्रेशर जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड को पंप करता है। और डायस्टोल इज द लोएस्ट प्रेशर जब हार्ट रिलैक्स में होता है। अभी सॉरी, ये हार्ट के उसमें आपने पढ़ा होगा कि रिलैक्स हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, वेंट्रिकुलर्स, आर्टिकल्स। तो एक्चुअली जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तब ब्लड पंप होता है बॉडी में। तो आर्टिकल्स तो जो ऑरिकल्स होते हैं, ऊपर वाले चैम्बर्स, वो तो वेंट्रिकल्स में ब्लड देते हैं, और वेंट्रिकल से ब्लड आर्टरी से बाहर जाता है। तो एक्चुअली वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड प्रेशर के थ्रू बाहर निकलता है, और वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं। तो डायस्टोलिक प्रेशर को वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन फेज भी बोलते हैं, मतलब हार्ट रिलैक्स है, एग्जैक्टली वेंट्रिकल्स रिलैक्स। जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स है तो ऑरिकल्स में भी उस समय कॉन्ट्रैक्ट होके वेंट्रिकल्स में ब्लड दे रहे होंगे। तो पूरा हार्ट रिलैक्स नहीं है एक्चुअली, सिर्फ वेंट्रिकल्स जो है वो रिलैक्स, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर को मेजरिंग की डिवाइस क्या है, सिर्फ मोमैनोमीटर है ना, सिर्फ मोमैनोमीटर। जी और एच थोड़े से साइलेंट है, स्पेलिंग वगैरह गड़बड़ होगी, चलेगा, थोड़ा बहुत बस पता होना चाहिए। ठीक आ इसमें जाता है समझ। नहीं, ट्रू फॉल्स में आ जाता है। ऐसे कौन सा इंस्ट्रूमेंट से ब्लड प्रेशर मेजर होता है, ऐसा कोई सवाल नहीं आता है डायरेक्ट, बट हाँ पता होना चाहिए। और किसमें यूनिट पता होनी चाहिए, mmHg। Hg यानी कि मरकरी। वो क्या होता है, mmHg क्यों होता है कि वो जो आपने डिवाइस देखी हो ब्लड प्रेशर में, उसमें पारा ही होता है। जो थर्मोमीटर में पारा होता है मरकरी, वैसे ही ब्लड प्रेशर वाली डिवाइस में भी पारा होता है। तो वो पारा ऊपर जाता है, नीचे जाता है। तो पारा कितना ऊपर गया, कितना मिलीमीटर ऊपर गया, कितना मिलीमीटर नीचे आया, इसलिए mmHg में मेजर होता है प्रेशर, ठीक है। देन तो ब्लड प्रेशर को इन्होंने लिखा है आर्टीरियल बीपी। तो आर्टीरियल बीपी मतलब ब्लड प्रेशर, ऐसा कोई अलग चीज नहीं है। तो क्योंकि ब्लड प्रेशर आर्टरीज की वॉल्स पे ही फील होता है, इसलिए आर्टीरियल ब्लड प्रेशर सेम होता है। तो एक तो ब्लड प्रेशर और एक पल्स, हमारी नब्स जो हमने उस दिन पढ़ी थी, वो एग्जामिन करके हम हार्ट कैसा काम कर रहा है उसके बारे में कुछ काफी हद तक एक आइडिया हमें लग जाता है, ठीक है। ठीक हो अभी। तो ये ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है, एग्जैक्टली 120/80, ठीक है।
सिस्टो वीडियो क्या? वीडियो ऑफ अच्छा अच्छा, तो 120/80 होता है नॉर्मल। तो अभी ऊपर नीचे होने पे क्या बोलते हैं? तो अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन, ठीक है। और ब्लड प्रेशर घटता है तो उसे बोलते हैं हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम। तो हाँ, कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, ये इसमें है ना अबाउट हीमोडायनामिक स्टेटस ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम करके है ना, एग्जामिनेशन पल्स एग्जामिनेशन गिव्स फेयर आइडिया अबाउट हीमोडायनामिक स्टेटस। ये क्या हुआ? ये वर्ड भूल जाओ, वही- हीमोडायनेमिक। हाँ, हाँ हीमो हाँ। मतलब ब्लड, और हम्म, डायनेमिक मतलब चेंज होने वाला। तो ब्लड के पैरामीटर्स के बारे में बता। तो ओके, डोंट नो नीड टू रिमेम्बर हीमोडायनेमिक, ठीक है। अच्छा, ओके। हमारी हार्ट की हेल्थ के बारे में, और कार्डियोवेस्कुलर हार्ट, और हार्ट की पाइप्स, आर्टरीज और वेन्स, उसके बारे में। तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसे बोलते हैं हाइपरटेंशन। ऐसा नहीं कि एक बार कभी बढ़ा हुआ आ गया तो हाइपरटेंशन मान लेंगे। इसमें लिखा है कंसिस्टेंटली परसिस्टेंटली रेज ब्लड प्रेशर, अगर लंबे समय से बढ़ा हुआ है तो उसे बोलेंगे। और इट्स अ वेरी प्रिवेंटेबल चीज। ऐसे आजकल तो मेडिसिन हैं अवेलेबल, ब्लड प्रेशर को आप कंट्रोल कर सकते हो। मसूदा जी, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि क्या डिवाइस का मेजर स्फिग्मोमैमोमीटर, या व्हाट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स मर्क्यूरी एमएम ऑफ एचजी, वो सब नहीं आएगा? फिल इन द ब्लैंक्स, या ये सॉरी ट्रू और फॉल्स, ये सब ना नहीं आएगा? आ सकता है। ब्लड है प्रेशर ना? में पूरा हाँ। पर ऐसे ओके। सिर्फ मैनोमीटर का पूरा नाम स्पेलिंग अच्छे से याद होनी चाहिए, ऐसा जरूरी मतलब इतना नहीं है। एमएम, अच्छा, ओके ओके, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे हम हाइपरटेंशन में बस हमें इतना ही ध्यान रखना है, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर जिसे हाइपरटेंशन। तो अभी आपको पता है ना कि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा। सबसे पहले अगर मान लो कोई पंप है, बहुत तेजी से पाइप्स में पानी आएगा तो पाइपलाइन फट सकती है ना, पाइपलाइन डैमेज हो सकती है। तो वैसे ही आर्टरीज हमारी डैमेज हो सकती हैं। मेनली तो यही होता है ब्लड प्रेशर बढ़ने से, ठीक है ना। आर्टरीज हमारी कहीं फट सकती हैं, कहीं पे फिर बाहर निकल के आ सकता है ब्लड। ऐसा होता है ना, कहीं पाइपलाइन फट गई, बहुत प्रेशर से पानी आया, पाइपलाइन फट गई, तो पानी बाहर आ जाएगा पाइप से। तो वैसे ही बॉडी में होता है, ऐसे हो सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अभी यहाँ पे पूरा एक चार्ट है, पूरा चार्ट एग्जैक्टली आपको याद करने का जरूरत नहीं है। ऑप्टिमल यानी कि नॉर्मल याद करेंगे। नॉर्मल 120 से 129 तक नॉर्मल मानते हैं, 80 से 84 तक नॉर्मल मानते हैं, ठीक है। अभी ये हाई नॉर्मल, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ये आपको जो भी है उसके ऊपर, नॉर्मल के ऊपर वो हाई है, ठीक है। तो जितना ज्यादा हाई होता जाएगा उतना उतना ग्रेड 3। अगर बाई चांस किसी को याद भी करना है तो देखोगे, डायस्टोल जो रिलैक्स वाला है वो ज्यादा, 5-5 भी ज्यादा होता है तो खतरा ज्यादा बढ़ता है। और सिस्टोल वाला वो 10-10 ज्यादा होता है, तो वो 10-10 के पैरामीटर्स पे बांधा हुआ है। ये 5-5 के क्यों? क्योंकि जो नीचे वाला है वो ऑलरेडी रिलैक्स वाला स्टेट है। तो रिलैक्स स्टेट में भी अगर आपका हाई हो रहा है तो इट्स अ ज्यादा नहीं हाई होना चाहिए। तो वो 5 पे भी हाई होता है, तो वो एक अवेयरनेस होनी चाहिए। और ये 10 हाई होगा तो जाके मतलब खतरे की घंटी होगी। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, ग्रेड 1, ग्रेड 3, ग्रेड 3 में कितना होना चाहिए, नॉर्मल याद करेंगे। अभी यहाँ पे दो टर्म्स लिखी हुई है इस टेबल में, आइसोलेटेड सिस्टोलिक, आइसोलेटेड डायस्टोलिक। इसमें भी याद नहीं रखना है, बस समझना है। आइसोलेटेड सिस्टोलिक मतलब ओनली सिस्टोल ज्यादा है, डायस्टोल ठीक है। देखो उसमें लिखा हुआ है कि डायस्टोल जो है वो 90 के नीचे है। एक्चुअली दवाई जो स्टार्ट करते हैं इन्होंने ग्रेड 1 हाई नॉर्मल मतलब 140/90 तक नॉर्मल माना है। अगर 140/90 के ऊपर जा रहा है तो वो बोलते हैं हाइपर टेंशन स्टार्ट हो रही है, दवाई लेने का जरूरत है। 140/90 तक वो बोलते हैं थोड़ा सा हाई है बट ट्राई टू कंट्रोल इट, ठीक है। तो आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन में वो तो 90 के नीचे है, दूसरा वाला नीचे वाला, पर ये 140 के ऊपर है। तो इसे बोलते हैं खाली हमारा ऊपर वाला बढ़ा हुआ है, नीचे वाला
ठीक है। देन आइसोलेटेड डायस्टोलिक, यानी कि नीचे ऊपर वाला ठीक है, वो 140 के नीचे है, बट डायस्टोल जो रिलैक्स वाला है वो बढ़ा हुआ है, ओनली वो बढ़ा हुआ है। ऐसे भी केसेस होते हैं, ठीक है। तो मोस्टली आइसोलेटेड सिस्टोलिक वाले केसेस ज्यादा होते हैं, एकदम से किसी को एंजाइटी हुई, एकदम से कुछ स्ट्रेस आया, टेंशन आया, तो एकदम से सिस्टोल बढ़ गया, तो वो वाले केसेस ज्यादा होते हैं। और डायस्टोल वाले केसेस, आइसोलेटेड डायस्टोलिक वाले, वो केसेस कम होते हैं, बट दैट इज मोर खतरनाक। रिलैक्स स्टेट में भी हाई है, तो दैट इज ज्यादा वो, ज्यादा रिस्की। अभिषेक कुछ नहीं, ज्यादा वो मतलब क्या? देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी क्या है, ये एक्चुअली कार्डियोवैस्कुलर वाली बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है प्राइमरी और सेकेंडरी का। प्राइमरी मतलब ब्लड प्रेशर जस्ट बढ़ा हुआ है, कोई किसी और कारण की वजह से नहीं, जस्ट ब्लड प्रेशर बढ़ा है, ठीक है। तो एक एज के साथ धीरे 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 ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और ये मोस्ट कॉमन है कि कोई और कारण नहीं है, बॉडी में और कोई बीमारी नहीं है, जस्ट ब्लड प्रेशर बढ़ा है, तो दैट इज प्राइमरी। सेकेंडरी क्या होता है, किसी और कारण से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल हाई है, आर्टरी में कहीं ब्लॉकेज है, कहीं देखो पाइपलाइन में ब्लॉकेज होगी, तो पंप जोर से करना पड़ेगा ना, वो ब्लॉकेज के बाहर भी वो ब्लॉकेज को मतलब बाईपास करते हुए भी ब्लड जाए बाहर। तो इसलिए कई बार ब्लॉकेज होती है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, ब्लड ही थिक है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो ब्लड क्या है, गाढ़ा है। अब ब्लड गाढ़ा है तो हार्ट को डेफिनेटली वो ब्लड को ज्यादा प्रेशर से पंप करना पड़ेगा। तो वहां पे क्या है, कोलेस्ट्रॉल ठीक कर लिया, आर्टरी का ब्लॉकेज ठीक कर लिया, तो ब्लड प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। पर जो प्राइमरी वाला ब्लड प्रेशर है वो इंडिपेंडेंट है, वो खाली ब्लड प्रेशर हाई है, ठीक है। तो सेकेंडरी और प्राइमरी में ये अंतर है, प्राइमरी मतलब जिसका कोई रूट कॉज नहीं पता, अपने आप बस हाई है, पता नहीं क्यों। और सेकेंडरी मतलब जो किसी चीज पे डिपेंडेंट है, किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से है, किसी रूट कॉज की वजह से, और वो रूट कॉज ठीक कर लिया तो शायद ये अपने आप ठीक हो जाए, आपको ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट लेने का जरूरत भी नहीं है। जैसे मोस्टली प्रेगनेंसीज में हो जाता है कि प्रेगनेंसी में फॉर अ टाइमिंग बीपी हाई हो जाता है, तो वो सेकेंडरी में आएगा। कोलेस्ट्रॉल हाई है, उसकी वजह से बीपी हाई है, और कोलेस्ट्रॉल का मेडिसिन लेके बीपी अपने आप ठीक हो गया, तो वो भी सेकेंडरी में आएगा। देन आती है हाइपोटेंशन। तो हाइपोटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर लो है, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर लो है तो अभी हम नॉर्मली हमें ये लगता है ना, हाई है तो ही मुश्किल है, अरे लो है तो मान लो इतना लो है कि सारे पाइपलाइन में पानी का बहाव ही नहीं है, ये सोचो ना, तो हर एक ऑर्गन तक, हर एक नल तक पानी आएगा ही नहीं, तो दैट इज अगेन डेंजरस लो ब्लड प्रेशर, ठीक है। कि इतना मतलब थोड़ा बहुत लो चलता है, बट अगर बहुत ही लो हो गया तो मतलब हार्ट ने इतना लो प्रेशर से पंप किया कि पाइप्स में वो ब्लड गया ही नहीं और हर एक ऑर्गन तक पहुंचा ही नहीं, तो ऑर्गन डैमेज हो सकता है उस केस में। तो कितने लो को एग्जैक्टली लो बोलते हैं, एक्चुअली 90/60 तक भी चलता है। और ये जो हम बोल रहे हैं ना कि नॉर्मल है, 120/80 नॉर्मल है, ये एवरेज नॉर्मल है पूरी दुनिया का। किसी किसी का थोड़ा सा हायर साइड भी हो सकता है, उसके लिए वो नॉर्मल है। किसी किसी का थोड़ा सा 110/70 रहता है, और वो ठीक है, तो वो उसके लिए वो नॉर्मल है, ऐसा नहीं कि उसे बोलेंगे लो ब्लड प्रेशर है। अभी 90/60 के नीचे जाता है तो एग्जैक्टली बोलते हैं कि लो ब्लड प्रेशर है, ठीक है ना। तो बहुत सारे लेडीज का एक्चुअली लो ही रहता है, थोड़ा सा लोअर साइड पे रहता है, 100 रहता है, 100/70, दैट इज ऑल्सो नॉर्मल। बट 90/60 कुछ ज्यादा ही लो हो गया, ठीक है। तो कॉजेज ऑफ हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन क्यों क्यों हो सकता है, कि ब्लड ही नहीं है बॉडी में, ब्लड लॉस हो गया, तो ब्लड ही नहीं है तो प्रेशर कहाँ से आएगा, है ना। देन डिहाइड्रेशन, तो आपको हर एक चीजें याद करने का जरूरत नहीं है, और ये कॉजेज कोई ज्यादा पूछता नहीं है। तो ब्लड लॉस हो गया, ये तो एक समझने वाला बात है कि ब्लड ही नहीं है तो प्रेशर कहाँ से आएगा। देन अगर हाइपर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, कि आपको अगर गलती से ज्यादा दवाई दी जा रही है ब्लड प्रेशर की, और हो सकता है कि आपने दवाई ली, ब्लड प्रेशर की दवाई पे हो, बट डोसेस ज्यादा खा ली, आपको उतनी डोसेस की जरूरत नहीं है, उस केस में भी ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। अच्छा। हम्म।
अभी इसमें इन जनरल भी हमारे ब्लड प्रेशर में वेरिएशंस होते रहते हैं डे बाय डे। जैसे हम एकदम लेटे हुए हैं, लेटने के बाद हम खड़े होंगे एकदम से, तो टेम्परली फॉर अ टाइम बिंग ब्लड प्रेशर थोड़ी सी देर के लिए कम होगा। ठीक है, ग्रेविटी कॉजेज ब्लड। ठीक है, जब हम लेटे होते हैं तो ग्रेविटी का कोई असर नहीं हो रहा होता है हमारी बॉडी पे। जब हम एकदम से खड़े होते हैं तो टेम्पररी फॉर अ टाइम बिंग ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है। उसे बोलते हैं मतलब पोस्चुरल, मतलब थोड़ा सा जस्ट पोस्चर की वजह से कम हुआ है। तो अपना हमारा ब्रेन अपने आप थोड़ी देर में एडजस्ट कर लेता है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स एडजस्ट कर लेता है और नॉर्मल हो जाता है। बट कुछ कुछ लोगों में एकदम होता है, आपने देखा होगा कि एकदम से खड़े होंगे ना तो एकदम से चक्कर आ जाएगा। कोई कोई लोगों का आपने में भी सुना होगा कि लेटे हुए ठीक होते हैं, जैसे जो लोग बीमार होते हैं जिनको ऐसे लो ब्लड प्रेशर की बीमारी, तो लेटे हुए ठीक है, एकदम से खड़े हुए एकदम से चक्कर खा के फिर से गिर जाते हैं। तो उन केसेस में क्या होता है कि एकदम से जो खड़े हुए जो टेम्पररी ड्रॉप है ना, वो ब्रेन उसको वापस से ठीक करने में टाइम लगा देता है। इसके लिए वो एकदम से खड़े होंगे तो एकदम से वो ब्रेन सिग्नल जो है, ब्रेन उसको एडजस्ट नहीं कर पाता है ब्लड प्रेशर को। तो काफी देर तक उनका वो लो ब्लड प्रेशर काफी देर तक मेंटेन रहता है, इसके लिए उन्हें चक्कर आ जाता है। तो इसको बोलते हैं ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन और पोस्चुरल हाइपोटेंशन। मतलब खड़े होने की वजह से, पोस्चर की वजह से एकदम से फॉर अ टाइम में एक हाइपोटेंशन हुआ। ऑर्थोस्टेटिक मतलब बोन्स की, बोन्स जैसे खड़े होते हैं तो उसको वर्ड आप इसमें याद करना है, तो इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें किसको माना जाएगा, बस ये टर्म याद करिए, एग्जैक्ट नंबर्स मत याद करिए। तो हाइपोटेंशन जिसको होती है तो ऑब्वियसली लो ब्लड प्रेशर होता है तो चक्कर आते हैं, डिजीनेस फील होती है। ठीक है, मेन तो ये होता है क्योंकि लो ब्लड प्रेशर है। तो अभी ग्रेविटी की वजह से ब्लड प्रेशर, ब्लड नीचे तो जा रहा है पर ऊपर नहीं जाता, तो ब्रेन तक पहुंचने के लिए तो प्रेशर ही चाहिए ना, तो ब्रेन को कमी हो जाती है ब्लड की हाइपोटेंशन के केस में, इसलिए चक्कर आता है और डिजीनेस फील। ठीक है, तो अब यह कॉजेज ऑफ हाई एंड लो ब्लड प्रेशर। तो क्या क्या कॉज हैं, बहुत सारे याद नहीं करने, दो तीन याद कर लेते हैं। कि एक तो विद एज धीरे धीरे ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ता है। कहते हैं कि 60 की एज में आपका 160 140/90 हो गया, 160/90 हो गया, तो इट्स ओके, चलता है। ठीक है, मेल्स में जनरली ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फीमेल्स। पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री आपकी जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है, मम्मी पापा को है तो आपको भी हो सकता है। इमोशनल स्टेटस, आपको स्ट्रेस एंजाइटी I कितना है। missed, sorry to disturb you. I just missed one thing. You said old people या फिर जो भी क्रॉस करता है 60 उनका लेडीज का 160 to 90 इज नॉर्मल, ये कहा ना आपने अभी? नहीं नहीं नहीं, लेडीज का नहीं, इन जनरल विद एज, विद एवरी 10 years ऑफ पासिंग एज ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ता है विद एज। मतलब अबव 60 years के हैं तो 140/90 है, तो वो नॉर्मल डॉक्टर मानते हैं कि ठीक है। ओके, सो 160, 145/90 ये कह हाँ रहे हो ना? हाँ, ओके तो ओके ठीक। एग्जैक्टली आप नंबर्स पे मत जाओ, मैं फिर भी ओके कहूंगी ये एवरेज है ये सब चीजें। ठीक है, ओके आप नंबर बस 120/80 याद रखो, बाकी कोई भी नंबर याद मत रखो। ठीक है, 120/80 नॉर्मल है। ऊपर नीचे बहुत कुछ होता है तो वो सब नंबर से याद मत करो। विद एज धीरे धीरे बढ़ता है, तो थोड़ा सा विद एज बढ़ा हुआ है तो उसको ऐसे नहीं डॉक्टर बोलेंगे कि आपको बीपी की बीमारी है, आप दवाई चालू। ओके, हाँ मेल्स जी। का, फीमेल्स का नहीं, मेल्स का थोड़ा ज्यादा होता है ब्लड प्रेशर का टेंडेंसी। देन कोई लोग नमक का, एल्कोहल का ज्यादा कंजम्पशन करते हैं तो उनको भी टेंडेंसी होती है। किसी हाई बीपी की, किसी को किडनी का डिसीज है, थायराइड की प्रॉब्लम है, तो कोई एक्सरसाइज नहीं करता, बहुत ही ऐसा लाइफस्टाइल है, तो उनको भी हाई बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है, जेनेटिक्स की वजह से हो सकता है। देन मोस्टली हाई बीपी मतलब ना जैसे कि मिडिल क्लास लोगों में ज्यादा होता है, क्योंकि मिडिल क्लास क्या होता है कि एक तो वो लेबर क्लास वाला काम भी नहीं होता है मिडिल क्लास को, और हाई मतलब जो हायर क्लास होती है उसको इतना स्ट्रेस नहीं होता, मिडिल क्लास को स्ट्रेस भी बहुत होता है। और मिडिल क्या हो रहा है, नहीं कंटिन्यू। हाँ, मिडिल क्लास को स्ट्रेस भी बहुत होता है और मिडिल क्लास वर्किंग भी कम करती, मतलब लेबर भी नहीं होती, तो इसलिए मिडिल क्लास के ज्यादा चांसेस होते हैं हाई।
तो ये बेसिक बेसिक कुछ कुछ है, सब याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको रटना नहीं है, इसको समझना है, जितने समझ में आ जाए उतने आप लिख सकते हो। मतलब क्लास चेंज करें तो बीपीटी हो जाए। क्लास चेंज कर, क्लास कैसे चेंज करेंगे? अभिषेक पूछ रहे क्लास चेंज कर लो अपनी तो बीपीटी हो जाएगा। क्लास तो में वो चेंज हो सकती है। एक बार क्लास में, मिडिल क्लास में आप आ गए हो ना, तो ना ऊपर जा सकते हो ना नीचे, बहुत मुश्किल है। नीचे तो जा ही नहीं सकते, ऊपर जाने की चाह रखता है इंसान। इसीलिए बीपी बढ़ता है। इसीलिए बढ़ता है। इसीलिए बीपी बढ़ता है, और मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो है इसीलिए मिडिल क्लास में पाई जाती हाँ। मनीषा जी, दोनों वाइस वर्सा, जिसको बीपी है उसको किडनी इशू जल्दी होगा, या किडनी इशू है तो बीपी होगा, तो दोनों चीजें वाइस वर्सा है। मनीषा जी ने पूछा था कि बीपी से किडनी इशू होता है, किडनी से बीपी इशू, तो दोनों वाइस वर्सा होते हैं। देन लो ब्लड प्रेशर के कॉजेस, कि कोई आप मेडिकेशन पे हो हाई ब्लड प्रेशर की, इतनी ज्यादा मेडिकेशन ले ली कि लो हो गया। देन डिहाइड्रेशन की वजह से होता है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स की वजह से, ये सारे याद करने की जरूरत नहीं है। हार्ट ही वीक है, अभी पंप भी होता है ना कि पंप भी खराब हो गया, तो ब्लड को कैसे पंप करेगा वो, तो पंप ही नहीं सही है, तो इसके लिए भी ब्लड प्रेशर लो होगा। अभी हाई और लो ब्लड प्रेशर के नुकसान तो हम सबको पता है, रटने की जरूरत नहीं है। ब्लड लो होता है तो डिजीनेस होती है, चक्कर आता है, फेंटनेस होती है। और बहुत ज्यादा लो हो गया तो जैसे मैंने बोला ना कि कोई कोई ऑर्गन पे, सबसे पहले तो ब्रेन पे इफेक्ट आएगा, ब्रेन तक ब्लड ही नहीं पहुंचेगा, तो ब्रेन तो सबसे पहले इफेक्ट होता है, क्योंकि ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। ब्रेन को थोड़ी सी भी देर ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो डेड होना शुरू हो जाता है, तो इसके लिए ऑर्गन फेलियर हो सकता है। देन हाई ब्लड प्रेशर से हार्ट को डैमेज हो सकता है, किडनीज को डैमेज हो सकता है, आर्टरीज को डैमेज हो सकता है। देन ब्लड प्रेशर को मेजर कैसे करना है, तो ब्लड प्रेशर को मेजर करना बहुत ही इजी है, बहुत ही इनएक्सपेंसिव है, ठीक है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे मेथड्स दिए हुए हैं ब्लड प्रेशर मेजरमेंट के। एक किसमें दिया हुआ है, ऑस्कल केट्री मेथड, पैल्पेट्री मेथड, ऑसिलोमेट्रिक मेथड, कफलेस मेथड्स। तो इन पे काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये पता होने चाहिए। एक बार आप लोग गो थ्रू करिए, रीड करिए। कैसे क्वेश्चन? ऑस्कल केट्री वाला वही जो हम लोगों ने देखा है मोस्टली डॉक्टर्स के क्लिनिक में, जो होता है कि डॉक्टर यहाँ पे कफ बांधता है, ठीक है, एक कफ बांधता है, और एक तो वो मरकरी का पारे वाला मशीन होता है, और प्लस डॉक्टर स्टेथोस्कोप यूज करता है, ठीक है। स्टेथोस्कोप कान में लगा के डॉक्टर क्या सुनता है, हमारी हार्ट की साउंड, ठीक है। तो हार्ट की कौन सी साउंड कब आई, और उस समय डॉक्टर देखता है उस समय पारा कितने नंबर पे है, ठीक है। तो हार्ट की दो साउंड्स होती हैं, एक तो लब और एक डब, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन वो साउंड जब भी आती है, वो बताती हूँ मैं अभी और डिटेल में अच्छे से, वो साउंड्स डॉक्टर सुनता है, और वो साउंड कब आई उसके हिसाब से उस समय पारा किधर है, तो उस हिसाब से डॉक्टर बीपी को मेजर करते हैं, ठीक है। तो डिटेल में पढ़ते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। ऑस्कलकेटरी मेथड के डिटेल वाले उसमें आ जाइए। ऑस्कलकेशन मींस द एक्शन ऑफ लिसनिंग टू साउंड्स फ्रॉम द हार्ट, लंग्स और अदर ऑर्गन्स विद अ स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप से हमें लगता है सिर्फ हार्ट की साउंड होती है, और भी ऑर्गन्स की साउंड होती है। तो स्टेथोस्कोप लगा के हम कभी भी बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कान में लगाता है और हमारे हर जगह स्टेथोस्कोप लगा के देखते हैं, तो डॉक्टर हमारे ऑर्गन की साउंड सुन रहे होते हैं स्टेथोस्कोप से। तो स्टेथोस्कोप लगा के ऑर्गन्स की साउंड सुनना, उसको बोलते हैं ऑस्कलकेशन, ठीक है। तो ऑस्कलकेटरी मेथड में स्टेथोस्कोप लगा के साउंड सुन के उसके बेसिस पे बीपी को देखा जाता है, तो इसलिए उसे बोलते हैं ऑस्कलकेटरी मेथड, ठीक है। तो इसमें बीपी एपरेटस या तो अपना जो सिफ्गम मैनोमीटर है जो मरकरी वाला, या फिर मरकरी वाले में देखना पड़ेगा कि मरकरी ऊपर गया नीचे गया। अभी जैसे थर्मोमीटर भी थे जो पहले मरकरी वाले आते थे, तो उसमें कितना ध्यान से देखना पड़ता था ना, मरकरी का पारा वो अच्छे से दिखता नहीं था। बीपी का तो फिर भी मोटा होता है वो, तो इजीली फिर भी दिख जाता है, बट वो थर्मोमीटर वाला कितना पतला होता था। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, डॉक्टर
मतलब डॉक्टर्स तो इतने साल से एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जो करता रहता है, बट एक नॉर्मल पर्सन के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें भी एनोरॉइड वाले आते हैं। देखो नेक्स्ट पेज पे डिवाइसेस के वो लिखे हुए हैं, फोटो बने हुए हैं कि एक सबसे राइट साइड में लिखा हुआ है सिंपल मर्करी सिप्टोमोमैनोमीटर, ठीक है। तो वो कफ बांधेंगे, स्टेथोस्कोप से साउंड सुनेंगे और वो एक पारा बना होगा, पारे की लेंथ से देखेंगे, ठीक है, कि कितना बीपी है। अभी पारे की लेंथ के बजाय जो लेफ्ट साइड में बना हुआ है एनारॉइड वाला, उसमें क्या बना हुआ है, पारा नहीं बना हुआ है, एक गोल सी घड़ी है और घड़ी पे नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साउंड तो स्टेथोस्कोप से ही सुनी जाएगी और वो नंबर देखा जाएगा उस समय सुई कौन से नंबर पे है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इजियर हो गया मरकरी वाले से, ठीक है। इसमें खाली बस सुई देखनी है कौन से नंबर पे है, इतना ज्यादा नहीं। एनेरॉइड और मरकरी का डिफरेंस कोई ज्यादा नहीं पूछेगा। मेन है कि ऑस्कल्टेटरी क्या होता है, मतलब स्टेथोस्कोप की साउंड सुन के बीपी देखना, उसको बोलते हैं ऑस्कल्टेटरी मेथड, ठीक है। तो इसमें बीपी हमने बात की थी कि पल्स कहाँ मेजर करी जाती है, कौन सी आर्टरी पे, क्या हुआ? पल्स कौन सी सॉरी, आर्टरी पे है? लेफ्ट ना? लेफ्ट राइट? अरे लेफ्ट राइट तो कुछ भी नहीं होता है, लेफ्ट से दोनों पास हाथ में चेक करते ना हम, करके क्या, दोनों हाथ में चेक होती है ना, आपने बताया था इधर। दोनों में ही चेक होती है। ये वाली आर्टरी का नाम क्या होता है जो रिस्ट पे होती है? नाम, ओके ओके, नाम होना ब्रेस्ट आई हाँ, डोंट होता रेडियस। चाहिए। हाँ जी बोले ना। हाँ मैं बोली थी बीच से कुछ नाम है अभी याद नहीं आ रहा। देखो जो रिस्ट पे पल्स मेजर होती है, रिस्ट पे जो यहाँ पे जो आर्टरी होती है, हाँ यस रेडियल आर्टरी। और बीपी रेड रेडियल। यहाँ पे लगाते हैं ना डॉक्टर, कफ, और यहाँ हाँ पे लगाते हैं। तो यहाँ पे जो आर्टरी होती है वो है ब्रेकियल, ठीक है, हाँ ब्रेकियल ब्रेकियल बीपी के लिए और रेडियल पल्स के लिए, पल्स के लिए। ठीक है। तो क्या करते हैं, ऑस्कल्टेटरी मेथड में कफ बांधते हैं और यहाँ पे डॉक्टर एक स्टेथोस्कोप लगाते हैं ब्रेकियल आर्टरी पे, फिर कफ को अच्छे से फुलाते हैं, ठीक है। पूरा फूल जाता है, वो क्यों फुलाते हैं, कि पूरा ब्लड फ्लो रोक देते हैं वहां पे, ठीक है। इतना ज्यादा वहां पे फुला देते हैं कि ब्लड पास होना बंद हो जाए, ठीक है। फिर धीरे 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 वो कफ का प्रेशर कम करते हैं। तो कम होता है तो एक टाइम आता है कि जो रुका हुआ ब्लड फ्लो है वापस से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वापस से वो ब्लड झटके से तुरंत से वापस आता है। तो उस समय क्या होगा, सिस्टोल होगा, ठीक है ना। एकदम से हमने ब्लड प्रेशर पूरा रोक दिया और फिर धीरे 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 वापस हमने रिलीज किया, तो तुरंत से ब्लड आएगा, तो वो हाईएस्ट वाला होगा क्योंकि उस समय हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। तो उस समय डॉक्टर सुनेगा, साउंड आती है, एक एक बहुत ही पेक्यूलियर साउंड आएगी टन की। तो वो डॉक्टर सुनेगा, उस समय देखेगा। तो देखो कितना ध्यान है, यहाँ पे भी ध्यान रखना है डॉक्टर को, और उस पे सुई पे भी ध्यान रखना है, तारा किधर है। तो वहां की साउंड सुनेगा, वो हो गया सिस्टोल, ठीक है। फिर वो फिर से साउंड सुनता रहेगा, कुछ कुछ साउंड्स आती रहेंगी। एक टाइम आएगा जब साउंड आनी कंप्लीटली बंद हो जाएगी, तो वो टाइम होगा डायस्टोल, कि अभी साउंड आनी कंप्लीटली बंद हो गई। तो उस समय मतलब हार्ट पंप नहीं कर रहा है, दैट इज रिलैक्स, तो वह उस समय पारा किस पे होगा उसको बोलेंगे डायस्टोल, ठीक है। तो ये साउंड्स को क्या बोलते हैं, कॉटकॉफ साउंड्स। ये जो हार्ट से अलग 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 साउंड्स आती रहती हैं, इनको कॉटकॉफ साउंड्स बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया थोड़ा, कि कफ बांधा, कफ को फुलाया, इतना फुलाया, कहते हैं ना, हम इतना तेजी से बंद कर दिया कि ब्लड फ्लो ही नहीं होगा। फिर धीरे 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 उसको हल्का किया। तो हल्का करेंगे तो एक पॉइंट आएगा कि ब्लड फ्लो वापस से आएगा, तो उस समय से जो साउंड आएगी, एक झटके से ब्लड फ्लो होगा ना, उसकी एक साउंड आएगी। उस साउंड को के समय पारा देखेंगे कितना है, और फिर धीरे 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 प्रेशर और रिलीज होता रहेगा। और फिर जब पूरा प्रेशर रिलीज हो जाएगा, एक टाइम आएगा जब कोई भी साउंड नहीं आएगी, मतलब उस समय ब्लड बिल्कुल भी हार्ट पंप नहीं कर रहा है, तो वो है डायस्टोल, ठीक है। तो इसमें लिखा भी है, शार्प शार्प टैपिंग साउंड इज द फर्स्ट साउंड, दैट इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। और जब साउंड डिसअपियर हो गई, दैट इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है।
तो अभी देखियो कि ये जो है मेथड, इसमें कितने एरर के चांसेस हो सकते हैं। एरर के मतलब जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, इतने टाइम से कर रहे हैं, कोई नहीं, बट नए व्यक्ति के लिए एरर हो सकती है, कभी भी वो दिखा सकते हैं। क्योंकि आपको साउंड भी सुननी है, और वो साउंड ऐसे तो है ना कि बहुत ही तेज साउंड आ रही होती है, बहुत ऐसी माइल्ड सी होती है। शार्प टैपिंग भी मतलब वो साउंड्स का अंतर समझ पाना, वो एक आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से आता है। देन यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, ऑस्कलकेटरी गैप। ठीक है, अभी हमने बोला साउंड आनी बंद हो जाती है, उस पॉइंट को बोलते हैं डायस्टोल। ठीक है, तो अभी कोई कोई पेशेंट्स में क्या होता है कि कोई कोई लोगों में कि एक गैप होता है जब साउंड आती ही नहीं है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं ऑस्कलकेटरी गैप। ऑस्कलकेटरी मतलब साउंड आना, साउंड को सुनना, और वो साउंड नहीं आ रही है, उसको बोलते हैं ऑस्कलकेटरी गैप। तो कोई कोई पेशेंट्स में वो गैप ना डायस्टोल से पहले ही आ जाता है, पहले ही साउंड आनी बंद हो गई। ठीक है, तो उसकी वजह से अभी पहले ही साउंड आनी बंद हो गई, साउंड आनी बंद होनी थी डायस्टोल पे, उन लोगों में पहले ही आनी बंद हो गई। तो फिर कोई कोई जो ट्रेंड नहीं है, वो पहले ही, जब पहले ही साउंड आनी बंद हो गई, वहीं पे वो डायस्टोल मेजर कर लेगा, और डायस्टोल आना था थोड़ी देर बाद, और उसने पहले ही मेजर कर लिया, तो वो गलती से बोल सकता है अरे इसका डायस्टोल हाई है या लो है, तो वहां पे गलती हो सकती है। तो इस पे बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़नी है इसमें, ऑस्कलकेटरी गैप में। बस कोई भी पूछ सकता है जो गैप आता है साउंड का, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑस्कलकेटरी गैप। तो उसकी वजह से एरर आ सकते हैं रीडिंग में। अच्छा, ये सब जो भी एरर्स हैं, ये सब वाले, ये इलेक्ट्रॉनिक जो आजकल मशीन्स आती है, इनके साथ ऐसा कोई एरर का मैनुअल चांसेस नहीं है कि मैनुअल एरर्स हो जाए। तो ये था ऑस्कलकेटरी मेथड। ठीक है, देन हुआ हमारा पैल्पेट्री मेथड। पैल्पेट्री में क्या करते हैं, एक बार आप लोग जो शुरू वाले पेज पे था ना, जो थोड़ी थोड़ी 3-4 लाइंस लिखी हुई है, वहां पे एक बार पढ़िए। अ मिनिमम सिस्टोलिक वैल्यू कैन बी एस्टिमेटेड बाय, एक्चुअली पैल्पेट्री मेथड हार्डली कोई यूज करता है। पैल्पेट्री मेथड सिर्फ सिस्टोल मेजर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, रीडिंग्स आर रिकॉर्डेड बाय पैल्पेट्री। पैल्पेट्री मेथड कब यूज होता है, पैल्पेट स्टेथोस्कोप में हम साउंड सुनते हैं। ठीक है, और पैल्पेट्री में हम ये जो है आर्टरी है, इस पे जो पैल्पिटेशंस, ये धक 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 जो करती है, इसकी धक धक को फील करते हैं। धक धक सुनते, धक धक हमें कोई ऐसे बिना कान पे लगाए थोड़ी ना सुनाई होती है, हम धक धक फील ही कर सकते हैं। ठीक है ना, तो पैल्पेट्री मेथड तब यूज होता है जब स्टेथोस्कोप नहीं अवेलेबल हो। वैसे ऐसा तो कोई नहीं होगा कि जो बीपी का मशीन लेके बैठा हो पर स्टेथोस्कोप लेके नहीं बैठा हो, तो है ना, स्टेथोस्कोप अगर बीपी का मशीन लिया तो स्टेथोस्कोप भी होएगा ही ना। तो, तो अभी इसमें तो लिखा है कि स्मार्ट वॉच में ही बीपी भी चेक हो जाता है। तो तो इसमें लिखा है ये तभी इमरजेंसी सिचुएशन में यूज होता है पैल्पेट्री, कि जब बीपी का मशीन है बट स्टेथोस्कोप नहीं है। तो मुझे ये पढ़ के बहुत हंसी आती है। हो सकता है, मतलब मे बी ऐसे केसेस होते हो, मतलब मैंने नहीं देखे ऐसा कि बीपी का मशीन है बट स्टेथोस्कोप नहीं है। तो मे बी कोई कोई जगह पे ऐसा हो सकता है। तो इसमें भी क्या होता है, कफ बांधा जाता है। ठीक है, और उसको इन्फ्लेट किया जाता है तब तक कि जब तक कि, और उसमें साउंड नहीं सुनी जाती है, उसमें यहाँ पे हाथ लगा के देखा जाता है। ठीक है, तो तब तक इन्फ्लेट किया जाता है कि जब तक बिल्कुल यहाँ पे हाथ पे बिल्कुल पल्स फील होना बंद हो जाए। ठीक है, तो पल्स फील होना बंद हो जाएगी, उसके बाद भी थोड़ा सा उसे फुलाया जाता है कि कंप्लीटली हम इंश्योर कर लें कि कंप्लीटली ब्लड फ्लो स्टॉप हो गया है। फिर धीरे धीरे अगेन प्रेशर थोड़ा सा रिलीज किया जाता है। फिर अगेन जब पल्स फील होती है, उस समय जो रीडिंग है उसको बोलते हैं सिस्टोल। जैसे ऑस्कलकेशन में था ना कि वहां पे पल्स, जो पहली पल्स आई उसको साउंड से फील करते थे, यहाँ पे पल्स को ऐसे फील करते हैं। तो जब पल्स आई प्रेशर वापस से रिलीज करने के बाद, उसको बोलते हैं सिस्टोल।
ठीक है। तो इस मेथड से ओनली सिस्टोल ही फाउंड आउट कर सकते हैं, डायस्टोल नहीं फाइंड आउट कर सकते, क्योंकि ये तो फिर एक बार धड़कनी शुरू हो गई तो फिर ये तो हमेशा वो होती ही रहेगी, तो डायस्टोल नहीं मेजर कर सकते, ओनली सिस्टोल कर सकते। तो ये क्वेश्चन बहुत से लोग पूछते हैं कि पैल्पेटरी मेथड से कौन सा वाला नहीं मेजर कर सकते, तो वो पता होना चाहिए, पैल्पेटरी मेथड से डायस्टोलिक प्रेशर मेजर नहीं किया जा सकता। अच्छा, पैल्पेटरी मेथड के क्या क्या हैं? अभी ये पल्स है, किसी किसी लोगों की फील ही नहीं होती, होता है ना कि कोई कोई बहुत ही वीक लोग हैं जो, और कोई कोई लोग ऐसे कांप रहे होते हैं, तो कांप रहे हैं तो ऑलरेडी वो इतना कांप रहे हैं, हाथ ही पैर कांप रहे हैं, तो ऐसे में उनकी पल्स कहाँ से फील करेंगे ना। तो पैल्पेटरी मेथड डज नॉट वर्क इन केसेस ऑफ शिवरिंग, ट्रेमर, कोई लोग कांप रहे हैं या कोई लोग बहुत ही मोटे हो, इतना मोटे हैं कि यहाँ पे स्किन की इतनी मोटी लेयर है हड्डी के ऊपर, ये वेन्स के ऊपर, कि वो पल्स क्या फील ही नहीं हो पाती, क्योंकि इतना यहाँ पे फैट जमा हुआ है। या फिर बहुत ही ज्यादा लो बीपी है, किसी का बहुत ही ज्यादा लो बीपी होता है ना, तो वो पल्स इतनी ज्यादा फील नहीं होती। तो ये इसके मतलब ड्रॉबैक्स है। तो सबसे मोस्ट कॉमनली यूज ऑस्कलटेटरी मेथड ये है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फोटो बने हुए हैं, तो ये आपने देखे ही हैं। मरकरी वाला हमने हॉस्पिटल्स में देखा है, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक होता है ये भी हॉस्पिटल्स में होता है, मोस्टली लोग घर पे भी रखते हैं, और अभी जैसे उन्होंने बोला स्मार्ट वॉचेस भी होते हैं। देन अगेन वो वाले पेज पे जाएंगे, बीपी मेजरमेंट। तो एक तो हमने पढ़ा ऑस्कलटेटरी, एक पैल्पेटरी, एक वो ऑसिलोमेट्रिक, ठीक है ना। तो ऑसिलोमेट्रिक यही वाला जो हम घरों में जो लोग यूज रखते हैं ना, ऑटोमेटिक वाली डिवाइसेस, उसमें भी कफ तो बांधते ही है ना। ऑटोमेटिक वाली जो हम रखते हैं डिवाइसेस, उसमें भी कफ तो बांधते ही हैं। कफ जैसे वो स्टार्ट करते हैं कफ फूलता है, और अपने आप कफ जब पूरा सा प्रेशर रिलीज हो जाता है तो अपने आप रीडिंग आ जाती है, तो उसे बोलते हैं ऑसिलोमेट्रिक। तो मतलब वहां पे मरकरी वगैरह की जगह कफ तो यूज होता है, बट इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर सेंसर होता है, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर होता है, ठीक है। बस ये याद रख लो, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर होता है, तो ईजी होता है। कफलेस बीपी मेथड, जहाँ पे कफ होता ही नहीं है, जैसे आपने कहा ना स्मार्ट वॉचेस आती हैं अभी आजकल, रिस्ट बैंड्स आते हैं, बैंड्स पे आ जाता है, तो वो कफलेस मेथड है, वहां पे कफ भी यूज नहीं होता है। तो ये सब हो गए डिफरेंट डिफरेंट बीपी मेजर करने के तरीके। अभी हम इम्पोर्टेंस ऑफ मर्करी इन सिर्कुमोमैनोमीटर, ये कोई ऐसा कोई पूछता नहीं है, फिर भी मैं किसी को इंटरेस्ट है तो एक्सप्लेन कर देती हूँ। मोस्टली हम थर्मोमीटर्स में, अच्छा नहीं आ सकता है कि मर्करी क्यों यूज होता है, मोस्टली थर्मोमीटर में भी मर्करी यूज होता है ना। जो पहले के थर्मोमीटर थे, तो मर्करी क्यों यूज होता है? जब भी कोई चीज, मरकरी क्या है कि एक लिक्विड है जो फैलता है, एक्सपैंड होता है, और जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो हम ब्लड प्रेशर कैसे नाप रहे हैं? जब फैल रहा है तो हाई, सबसे हाई पे जा रहा है तो सिस्टोल, सबसे लो पे जा रहा है तो डायस्टोल, ऐसे ही ना। तो कोई और भी चीज यूज कर सकते थे। तो मरकरी क्यों है? क्योंकि मरकरी सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि वाटर क्या है, अगर वाटर यूज करेंगे तो वाटर फ्रीज हो सकता है ना। वाटर क्या है कि वाटर का डेंसिटी चेंज होता रहता है, ठीक है ना। वाटर कभी उसके टेम्परेचर के हिसाब से उसकी डेंसिटी चेंज हो जाती है, हाई टेम्परेचर पे फ्रीज भी हो सकता है तो काम ही नहीं करेगा, सॉरी लो टेम्परेचर पे फ्रीज हो जाएगा। तो मरकरी स्टेबल है, ना तो वो फ्रीज होता है, तो वो सॉलिड नहीं बनता, लिक्विड ही रहता है, ठीक है। और ना तो मरकरी भाप बन के उड़ता है, ठीक है। मरकरी की डेंसिटी बहुत हाई है। मरकरी की डेंसिटी बहुत, डेंसिटी कितनी है 13.6, वो सब याद करने की जरूरत नहीं है, वाटर की भी याद करने की जरूरत नहीं है। अब सोचो मरकरी की डेंसिटी हाई है, उसको फैलना होगा, उसको प्रेशर दिया जाएगा तो इतना फैलेगा, और वही प्रेशर आप वाटर को देंगे तो इतना फैलेगा, ठीक है। तो हमें कोई ऐसा लिक्विड चाहिए ना जो हैंडी हो, जो फैले तो इतना फैले, ठीक है। तो हम इतना बड़ा डिवाइस तो कैरी कर सकते हैं, अगर हम वाटर से बनाते थर्मोमीटर तो पूरा एक रूम जितना डिवाइस बनता, वाटर भी कॉन्ट्रैक्ट होता, एक्सपेंड होता। तो मरकरी क्या है, एक सबसे इजी है, तो बहुत थोड़ा एक्सपेंड होता है, तो इसलिए डेंसिटी कम है। और दूसरी बात है, उसकी चिपकता भी नहीं है वॉल्स पे। मरकरी क्या है, नॉन स्टिकी चीज है, तो इट डजेंट एडहियर्स टू द वॉल्स। अगर वॉल्स पे आधा चीज वॉल्स पे ही एडहियर हो गई तो फिर रीडिंग्स गलत आएंगी। सिर्फ बड़ा हुआ ही टेम्परेचर देखेगा ऊपर। तो मरकरी की एक तो डेंसिटी कम है, विस्कोसिटी कम है, विस्कोसिटी कम है तो वो ग्लास की वॉल्स पे चिपकता नहीं है, ठीक है।
पर अभी आजकल आप देखते हैं ना, मरकरी का यूज कम होता जा रहा है, क्योंकि मरकरी जो है टॉक्सिक बहुत होता है। तो कहते हैं ना कि अगर टूट गया थर्मोमीटर तो वो एकदम बॉल सी बन जाती है, तो उसको डिस्पोज कहाँ करें, तो क्योंकि मरकरी बहुत टॉक्सिक है, तो वो डिस्पोज करने का इशू रहता है। तो इसलिए आजकल नॉन मरकरी डिवाइसेस आ रही हैं। पहले उन्होंने इंपॉर्टेंस समझाई मरकरी की, फिर मरकरी क्यों नहीं यूज करना चाहिए, बट पता होना चाहिए, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेकियल आर्टरी इन मेजरमेंट ऑफ बीपी। तो ब्रेकियल आर्टरी क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ब्रेकियल आर्टरी आर्टरी जो है वो हार्ट के सबसे पास है, ठीक है ना। यहाँ हमारा हार्ट है और यहाँ पे ये ब्रेकियल आर्टरी है। तो सबसे पहले जो होता है ना, हम पूरा ब्लड फ्लो रोक देते हैं कफ को फुला के। तो जब हम कफ को हल्का करते हैं, तो हार्ट पंप करेगा, तो सबसे पहले ब्लड जो है ब्रेकियल आर्टरी में फील होगा। हाथ तक जाने में, पैर तक जाने में तो टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो ब्रेकियल आर्टरी पे तुरंत, हार्ट के सबसे पास होती है। और रेडियल आर्टरी क्या है ना, ये वाली आर्टरी क्या है, थोड़ी सी स्ट्रांग होती है, ठीक है। और यहाँ पे साउंड भी अच्छी आती है। यहाँ वाली आर्टरी की ना, स्टेथोस्कोप पे साउंड लगाएंगे तो इतनी फाइन नहीं आती साउंड, तो यहाँ की साउंड भी बहुत अच्छी आती है। और ये आर्टरी थोड़ी सी मतलब बिल्कुल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत पतली स्किन रहती है ना, किसी का भी फैट जमा हो तो इस एरिया पे तो आर्टरी जो, जब ब्लड भी निकालते हैं तो यहीं से निकालते हैं, है ना। क्योंकि ये आराम से यहाँ पे जो ब्लड, तो खैर आई थिंक वेन से निकालते हैं, तो मतलब क्या है, यहाँ पे पतला होता है स्किन, तो इसलिए इजिली फील हो जाता है। देन प्रिकॉशंस वाइल मेजरिंग बीपी, तो अभी हमने पढ़ा, तो मोस्टली ये जो प्रिकॉशंस हैं क्या क्या है कि अच्छा, बीपी मेजरमेंट में बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लेने चाहिए। कि सबसे पहले तो यही नहीं कि आदमी भाग के आया, चलो तुम्हारा, कहते हैं ना डॉक्टर के पास गया आदमी, और तुरंत से, आजकल क्या होता है, लो सबसे पहले बीपी का चेक करो, तो उसके बाद तुम्हारा नाम नंबर लिखेंगे, ऐसा होता है बहुत सारे डॉक्टर्स के यहाँ। अभी वो नहीं देखते कि यहाँ पेशेंट भाई किस हाल में आया है, भागते दौड़ते आया है, चल के आया है, सीढ़ियां चढ़ के आया है, बस तुरंत बैठा दिया। तो उस केसेस में कई बार डिस्क्रिपेंसीज आती हैं। तो अगर आप कहीं भी बीपी मेजर कोई कर रहा हो, तो पहले उसको मेक श्योर करो कि वो बैठा हुआ है, व्यक्ति रिलैक्स्ड है, चल के हाफ नहीं रहा है, दौड़ के भाग के सीढ़ियां चढ़ के नहीं आया है। लेट देम काम डाउन, फिर बीपी मेजरमेंट करो। अगर ऐसे भागते दौड़ते आप आदमी का करोगे तो फॉर अ टाइम बिंग, मेरे साथ एक बार हुआ था, मैंने सूर्य नमस्कार किया, उसके पता नहीं क्यों मैं बीपी चेक किया तो बहुत बड़ा हुआ, मैं कहा ये क्या हो गया। तो मेरे को नहीं पता था कि ऐसे नहीं होता है। तो मतलब ऐसे कुछ बहुत हाई इंटेंसिटी काम करके आए तो बीपी चेक मत करो, थोड़ा वेट करो नॉर्मलाइज होने के लिए। अच्छा, पेशेंट को मोस्टली या तो सीधा बैठो, या फिर लेट लेट के भी ठीक है, बट बैठे हो तो ऐसे स्लाउच करके नहीं, ऐसे नहीं, सीधा बैठ के मोस्टली करना चाहिए। और पैर जमीन को टच होने चाहिए आइडियली। और हाथ का पोजीशन नॉर्मली थोड़ा सा इस टाइप से होना चाहिए, ना कि ऐसे ऐसे, थोड़ा सा मतलब लेवल पे रहना चाहिए हार्ट के। अच्छा, जो जैसे मरकरी वाले होते हैं तो उसमें जीरो लेवल भी, जैसे थर्मोमीटर में होता है ना, कि हमने एक बार नापा, तो एक बार हम झटकते हैं, एक बार नापने से पहले देखते हैं ना कि वो जीरो पे आ जाए मरकरी। तो ऐसे ही मरकरी वाले से कर रहे हैं तो देखना चाहिए कि पहले जीरो पे है रीडिंग, उसके बाद नाप। अच्छा, कफ का प्रेशर आपने कितना दिया है उस पर भी डिपेंड करता है मैनुअल वाले में, है ना, कि कफ कितना अच्छे से बंधा है नहीं बंधा है, अच्छे से आपने उसको वो किया नहीं किया पंप। बाकी तो ये मेन प्रिकॉशंस है। फिजियोलॉजिकल वेरिएशन देखो, इसमें लिखा है कि क्या क्या वेरिएशंस होते हैं। एक्सरसाइज एक्सरसाइज करेंगे, कुछ एकदम से स्ट्रेस आया तो फॉर अ टाइम भी थोड़ा सा बीपी बढ़ सकता है, ठीक है ना। सिस्टोलिक प्रेशर इंक्रीजेस ड्यू टू सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ऑफ द हार्ट, कुछ सिंपैथेटिक एक्टिविटी करी है, सिंपैथेटिक एक्टिवेशन वाली, थोड़ा सा टेम्पररी बढ़ेगा, बट अल्टीमेटली वो नॉर्मल हो जाएगा। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, तो ये था बीपी मेजरमेंट। तो इसमें किसी को डाउट है? इसमें मेनली देखो, बीपी क्या होता है, कौन सी आर्टरी पे मेजर के करा जाना चाहिए बीपी, नॉर्मल बीपी क्या होता है, हाइपरटेंशन क्या होती है, हाइपोटेंशन क्या होती है। देन प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या अंतर है, प्राइमरी मतलब विदाउट एनी रूट कॉज, और सेकेंडरी यानी किसी और कारण से बीपी हाई है, मतलब बीपी इज सेकेंडरी,
दूसरी प्रॉब्लम जो है वो प्राइमरी है, प्राइमरी को ठीक करो बीपी अपने आप ठीक हो जाएगा। देन हाइपोटेंशन में ऑर्थोस्टेटिक यानी कि पोस्टोरल हाइपोटेंशन की व्यक्ति लेटे से एकदम खड़ा होता है, तो कोई कोई लोगों का ब्रेन जो है एडजस्ट करने में टाइम लेता है बीपी को, तो उस वजह से उन्हें हाइपोटेंशन हो जाती है। देन बीपी मेजरमेंट्स के मेथड में मेनली ऑस्कलकेटरी पता होना चाहिए, ऑस्कलकेटरी मेथड। और ऑस्कलकेटरी गैप क्या होता है, जो गैप आता है बीच में साउंड्स का, वो साउंड्स का नाम पॉटकॉफ साउंड्स बोलते हैं उन्हें। और पेल्पेटरी मेथड क्या मेजर नहीं कर सकता, ओनली सिस्टोल मेजर कर सकता है, डायस्टोल मेजर नहीं कर पाता। और क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, तो ये मेन है। किसी को कुछ डाउट है या फिर इतना ही करते हैं, अभी एक हुआ है, जल्दी हो गया आई थिंक 10 मिनट, बट इट्स ओके। मैं एंड करूं फिर? उस वसुधा उसमें प्रिकॉशंस वो भी पूछेंगे, बोला ना, बीपी हाँ। मेजरिंग। हम्म। ओके। ठीक है, चलिए फिर। वासुदा वैसे तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम में कवर होगा, मगर एक क्वेश्चन था कि एक बार कोई बीपी का मेडिसिन शुरू करता है तो फिर वापस छोड़ना और ये सब, आप इसका आंसर दे पाओगे? मतलब आपको कुछ आइडिया है इसके बारे में? छोड़ सकते हैं, जैसे इसमें लिखा है ना, हाइपोटेंशन किस वजह से होती है, हाइपरटेंसिव ड्रग्स की वजह से। अगर आप मेडिसिन कोई ले रहा है हम्म। और उसका बीपी, वो एक तो होता है कि प्राइमरी बीपी है, मतलब हम्म। बिना किसी कारण के, करेक्ट, ओल्ड एज की वजह से या 70+ है या कुछ। या एक है कि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई था, उसकी वजह से बीपी हाई था, अब आपको डॉक्टर ने कोलेस्ट्रॉल की भी मेडिसिन दे दी, बीपी की भी दे दी। अभी कोलेस्ट्रॉल तो ठीक हो गया पर बीपी का मेडिसिन भी चल रहा है, और फिर बीपी का मेडिसिन का जरूरत भी नहीं था और लो हो गया, तो उस केस करेक्ट। में, या फिर आपने कुछ, किसी ने कुछ लाइफस्टाइल चेंज किया, तो वो हिट एंड ट्रायल थोड़ा सा करना पड़ता है, मतलब डॉक्टर के रेगुलर राइट। फॉलो अप चेकअप करना पड़ेगा। प्राणायाम विल हेल्प, राइट? हम्म। प्राणायाम विल हेल्प, राइट? प्राणायाम। प्राणायाम से बीपी, हाँ, मतलब कम हो सकता है, बीपी का मेडिसिन छूट सकता है, बट किसी को भी ऐसे फॉल्स क्लेम नहीं मतलब एक चौड़े होके क्लेम नहीं करना चाहिए। गॉट इट, गॉट अगर इट। कोई ऑलरेडी मेडिसिन पे है तो पहले कंट्रोल करेंगे, अगर वो थोड़ा टाइम देखेंगे कि भाई मेडिसिन लेके नॉर्मल है, मेडिसिन लेके किसी का 120/80 आ रहा है, तो ठीक है, मतलब मेडिसिन का असर है। अगर मेडिसिन लेने के बाद और प्राणायाम करके उसका लोअर साइड चला जा रहा है, इसका मतलब उसे मेडिसिन छोड़ने की जरूरत है, मतलब वो मेडिसिन छोड़ना है। गॉट इट, गॉट तो वो थोड़ा सा डॉक्टर और योग टीचर दोनों के साथ कंसल्ट करके, और उसमें मल्टीपल मतलब विजिट्स करनी पड़ेंगी, बार बार मॉनिटर करना पड़ेगा। अगर ठीक। ऐसा है कि मेडिसिन छोड़नी है तो छोड़ी जा सकती है, पर डोसेज पहले कम होगी, फिर धीरे अंडरस्टूड, धीरे। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच। और अगर किसी किसी को अभी अभी हुआ है, जस्ट हाई आया है, तो कुछ कुछ अपने प्रैक्टिसेस हैं, जैसे जीवाबंद सिर मुद्रा, ब्रह्म मुद्रा और चंद्राभ्यास, तो राइट। ये करके देख सकते हैं कि इसी से अगर कंट्रोल में रहे। अगर, तो बहुत सारे लोग का हो भी जाता है, किसी किसी का नहीं भी होता है, तो हो जाए तो फिर मेडिसिन का जरूरत ही नहीं है, और नहीं हुआ है तो फिर मेडिसिन लेना अंडरस्टूड, पड़ेगा। अंडरस्टूड। Yeah, this is helpful. और ऑल्सो वन मोर क्वेश्चन वासुदा, हमारा कल सिलेबस आया है, उसमें प्रैक्टिकल्स में क्या होता है? मतलब देयर आर सो मेनी प्रैक्टिसेस, तो कुछ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस देते हैं या सब कुछ ही याद करना है? नहीं नहीं, सिलेबस में प्रैक्टिसेस उसके लिए भी आई हैं, इंस्ट्रक्शंस के लिए भी आई हैं। इंस्ट्रक्शंस एंड प्रैक्टिस दोनों लिखा है? डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, तो वो जो भी 20-25 प्रैक्टिसेस का डेमोन्स्ट्रेशन लिस्ट, एंड इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल प्रैक्टिसेस लिखा है, हाँ फॉर ऑल आपको सिस्टम्स? नहीं, जो लिस्ट आई है प्रैक्टिसेस की, उन सारी लिस्ट नहीं प्रैक्टिस, आई है, लिस्ट लिस्ट हाँ, नहीं नहीं है? आई है, लिस्ट नहीं आई है प्रैक्टिसेस की। अच्छा लिस्ट नहीं आई है, तो आपको ना करीब 25 to 30 आसन्स का प्रैक्टिसेस का लिस्ट आएगा, वो ओके, सर ओके, लास्ट में देंगे प्रैक्टिकल से, आई थिंक एक हफ्ता पहले। तो ठीक है। वो प्रैक्टिसेस का इंस्ट्रक्शन और वो 30 प्रैक्टिसेस का डेमो, वो दे हैव आप, ओनली सेड क्या सब सिस्टम्स के डेमोन्स्ट्रेशन और इंस्ट्रक्शंस के प्रैक्टिसेस आपको करना है, ऐसा कुछ लिस्ट नहीं आया है। तो मतलब ये लोग सब सिस्टम के ग्रुप ऑफ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस हमको देंगे, वो ही हमको देंगे एग्जामिन करना है। ओके, और वो सबका एंड।
उसका एक एग्जाम प्रैक्टिस, मतलब हर एक सिस्टम की कुछ 5-6 प्रैक्टिसेस आएंगी, और हर एक सिस्टम से आपको एक प्रैक्टिस का इंस्ट्रक्शन और कोई भी एक प्रैक्टिस का डेमो। तो वो आपको चॉइस रहेगी वहां पे उन 30 प्रैक्टिसेस में से जो टीचर बोलेंगी वो आपको करके दिखानी है, जो टीचर बोलेंगी उसको आपको इंस्ट्रक्शन देना है। तो 30 में से आपके पास 4 इंस्ट्रक्शन के लिए आएंगी, 4-5, और 4-5 डेमो के लिए आएंगी। ओके ग्रेट। डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं। नहीं, डेमो मतलब आपको करके दिखाना है। नहीं, अगर इंस्ट्रक्शन अगर हम इस इंस्ट्रक्शन देंगे तो डेमो कौन करेगा? डेमो नहीं करना होता, वो सबसे बैड बात होती है। आप टीचर सामने, हम यहाँ बोले और हम इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अपने माइंड में डेमो चलाते हुए। ओके। नहीं, टीचर को ही बोलना पड़ेगा, फिर डेमो आप करो, हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं। वो अपने माइंड में करना होता है। अच्छा, अभी हाथ इधर, हाथ इधर, पैर इधर, पैर इधर, वैसे वो पूरा माइंड मैपिंग करके इंस्ट्रक्शन देना होता है। ओके, और थैंक उसका यू। एग्जाम प्रैक्टिस भी होगा जब वो लिस्ट आ जाएगी ना, हाँ तो उसकी आपके एग्जाम प्रैक्टिस है। हाँ, तो उसमें उन्हीं जो 30 प्रैक्टिस होंगी उनका पूरा प्रैक्टिस होगा, एग्जाम ठीक, प्रैक्टिस। ग्रेट ग्रेट थैंक, मुझे यही लग रहा था इतनी सारी प्रैक्टिस है। हाँ, और ये और जो सारे सिस्टम्स है उनके जो इतने डिसीज दिए हैं, वैरायटी ऑफ डिसीज है, उनके सारे नाम याद करने हैं। सारे नहीं यहाँ पर याद करने हैं, डिसीजेस के नाम याद करने हैं। अरे सारे ओके। सारे मतलब अभी क्वेश्चन आ सकता है, डिसीजेस लिखिए इस सिस्टम की, डिसीजेस एक्सप्लेन करिए, तो मेन मेन डिसीजेस याद कर लीजिए। और ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं कि ये डिसीज कौन से ऑर्गन की है, तो वो थोड़ा सा, फिर एक आध क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे बहुत सारी डिसीज है तो उतना नहीं करना है तो रहने दो, एक आध मार्क्स चला जाएगा, चलेगा। अच्छा, तो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है उस पे। लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि डिसीजेस लिखिए और डिसीजेस एक्सप्लेन करिए 2-3, तो वहां पे आप अपनी कॉमन 2-3 याद कर सकते हो, सारी नहीं याद करनी है ना। ओके। जो मेन मेन होती हैं वो आप याद कर सकते हो। ये जो आज चैप्टर हम लोग ने पढ़ा इसके ऊपर कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आएगा? कैसे आएगा, हाँ, मीन्स लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ऐसे ना? वो नहीं पेपर, पता, वो हम लोग पेपर्स देखेंगे तो हमको आइडिया हो जाएगा। कल पेपर करें क्या, क्योंकि अपना काफी पोर्शन हुआ है, तो कल पेपर्स देखते हैं। चलेगा, ओके। आप लोग के पास पेपर्स हैं um, लास्ट साल के? बस 2 साल के ही चाहिए, ज्यादा नहीं है लिखने में। पेपर्स फिर कौन से ईयर के करेंगे हम सॉल्व, वो ग्रुप में डाल देना, फिर हमारे पास है या नहीं देखना पड़ेगा। चलेगा चलेगा, ठीक है, मेरे पास भी जो ये होंगे वही हम कर पाएंगे, तो मैं इनको बोलूंगी, अभिषेक को, कि वो आपको शेयर कर देंगे हमारे पास जो होंगे, तो वही वाले सॉल्व करेंगे। ओके ठीक है, थैंक यू। थैंक अच्छा, यू सो प्रैक्टिसेस में मच। एक और चीज मैं बोलूंगी, जो लोग यहाँ से वाईवीएन से टीटीसी करे हुए हैं, तो हमें पता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम में कैसे वो एक बारीकी देते हैं और कहाँ कहाँ मार्क्स कटते हैं। करेक्ट। बट जैसे वाई टीटीसी, रिकॉर्डिंग स्टॉप करूँ क्या? नहीं नहीं मैं कर हाँ, स्टॉप कर कर दो स्टॉप कर दो।